बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 109 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 110 मुलाहिज़ा फरमाएं। हाजी अब्दुल्ला कमरे में टहलता और शाम की तरह फुनकारता रहा। समीना और शारिक रात का खाना खाने के बाद 9:30 बजे के करीब घर से निकले। ड्राइविंग सीट पर शारिक बैठा हुआ था। उसने सफेद पैंट और नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर सामने के रुख पर बाईं तरफ प्ले बॉय का सिंबल बना हुआ था। समीना ने लान के खूबसूरत प्रिंट वाला सूट पहन रखा था। मैचिंग कलर का दुपट्टा भी था जो मखसूस अंदाज में बालिश भर चौड़ी पट्टी की तरह तय करके बाएं कंधे पर रखा हुआ था। उन दोनों ने अपने चेहरे छुपाने के लिए किसी किस्म का मेकअप नहीं किया था। वो अच्छी तरह जानते थे कि ना सिर्फ पुलिस बल्कि हाजी के आदमी भी शिकारी कुत्तों की तरह उन्हें तलाश करते फिर रहे थे और उसके बावजूद उन्होंने अपने चेहरे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। गुज़िश्ता रात इन्होंने हाजी के बंद रोड वाले अड्डे पर दावा बोलकर करोड़ों रुपए की हीरोइन पानी में बहा दी थी। इस मुहिम में इंस्पेक्टर उस्मान मारा गया था। इन्हें शाहपरी के जरिए इंस्पेक्टर उस्मान के अज़ाइम का पता चला था और शारिक ने तो यही मंसूबा बनाया था कि इस मुहिम के दौरान उस्मान का भी काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन ये इत्तफाक था कि उन्हें उस्मान के खून से हाथ नहीं रंगने पड़े थे और वो हाजी के आदमी के हाथों मारा गया था। शारिक अगरचे इस मुहिम में शरीक नहीं था लेकिन तेज बारिश की वजह से समीना वगैरह के बारे में मालूम करने घर से निकला था और इत्तफाक से उस वक्त वहां पहुंचा था जब हाजी की पेजेरू सियाते में दाखिल हो रही थी और उसने जिस अंदाज में हाजी और उसके आदमी को वहां से निकलते देखा था उसे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि समीना और नौलखा वगैरह अपना काम कर गए थे। घर की तरफ वापस जाते हुए एक जगह रुककर उसने इलाके के एसपी को अपना नाम बताकर फोन कर दिया कि वो पुलिस पार्टी लेकर हाजी के बंद रोड वाले अड्डे पर पहुंच जाए। उसने आते का पता समझा दिया था। शारिक घर वापस पहुंचा तो समीना और नौलखा वगैरह उससे पहले पहुंच चुके थे। शारिक ने समीना से प्रोग्राम बनाया था कि वो शाम को शफकत से हाजी के नए ठिकाने का पता मालूम करेंगे, लेकिन शाम को फिर तेज बारिश हो गई जो रात तक जारी रही। वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सके। उन्हें यह भी मालूम नहीं हो सका था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी या नहीं। सुबह होने से पहले बारिश बंद हो गई। अखबार वाला अखबार भी डाल गया। शारिक खुद ही बाहर से अखबार उठाकर लाया था और फिर अखबार देखते उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हेडलाइन वही थी जिसकी शारिक को तवक्को थी। वो बरामदे में खड़ा अखबार पढ़ता रहा। हेडलाइन के अलावा पहले और आखिरी सफे पर हाजी के हवाले से कई खबरें थी। इंस्पेक्टर उस्मान की लाश और याते के काटेज, उसके तय खाने और दूसरी जगहों की कई तस्वीरें थी। इंस्पेक्टर उस्मान का कत्ल भी हाजी के खाते में डाल दिया गया। एसपी अल्ताफ अली की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील भी सफे अव्वल पर शाये थी। एसपी ने उस एतमाद का इजहार भी किया था कि हाजी का ये अड्डा दूसरे अड्डे तबाह करने में भी शारिक और समीना का हाथ था। उसके बयान से डके चुपे अल्फाज में उन दोनों के लिए हमदर्दी का इजहार झलकता था। शारिक अखबार लेकर अंदर आ गया। नौलखा वगैरह भी जाग गए। शारिक उन सबको खबरें पढ़ पढ़ कर सुनाता रहा। हाजी की हालत काबिले दीद होगी। समीना ने कहा, काश मैं उसे देख सकती या कम अज कम उससे फोन से बात ही कर सकती। आज मैं मालूम करूंगा कि वो कहाँ छुपा बैठा है, शारिक ने कहा। और फिर नाश्ते के बाद शारिक अपने मिशन पर निकल खड़ा हुआ। उसका उलिया ऐसा था जैसे अभी अभी किसी गाँव से आया हो, उजड़ देहाती। वो दिन भर मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा और दोपहर के करीब हीरा मंडी के इलाके में गुलजार से सामना हो गया। जाहिर है गुलजार उसे नहीं पहचानता था। शारिक ने उसे बताया कि वो पत्तोगी का रहने वाला है। वो अपने दूसरे काम के साथ हीरवन भी बेचता है, लेकिन वो शहर में जिस शख्स से हीरवन खरीदता था वो 2 दिन से गायब है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, जितनी चाहे ले जाओ हीरवन, गुलजार ने कहा। इस वक्त तो मैं शफकत बाबू की तलाश में इस तरफ आ निकला था। अगर आज वो मिल गया तो ठीक है, वरना कल यहाँ करी। अगर आज वो मिल गया तो ठीक है, वरना कल यहाँ कर तुमसे ही ले लूंगा, शारिक ने जवाब दिया। शफकत बाबू? गुलजार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो तो हीरवन सप्लाई नहीं करता। तुम उसे कैसे जानते हो? वो दरअसल बात यह है कि उस बंदे से मुझे शफकत बाबू ही ने मिलाया था। अब वो बंदा नहीं है तो पहले शफकत बाबू से ही मिलूंगा ताकि वो मुझे किसी सही बंदे से मिला दे और मेरे साथ कोई धोखा ना हो। बहुत अक्लमंद हो, गुलजार मुस्कुराया। मगर शफकत बाबू तो इस इलाके में कभी नहीं आया। वो तुम्हें वसनपुरे में मिलेगा। इमाम दीन स्ट्रीट पर रहता है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैं उससे मिलकर आया हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम तो हमारे ऊपर वालों के दोस्त निकले। आओ तुम्हें चाय पिलाऊं। चाय तो मैं नहीं पीता, और लस्सी शस्सी सही, चलो लस्सी पिला दो। वो दूध दही की दुकान पर आ गए। दुकान का सारा साजो सामान बाहर वाले थड़े पर था। दुकान के अंदर गाहकों के लिए बेंच बिछे हुए थे और इस वक्त अंदर कोई गाहक नहीं था। गुलजार ने 2 गिलास लस्सी के लिए कह दिया और दोनों अंदर आकर बेंच पर बैठ गए। शफकत बाबू को तुम कैसे जानते हो? गुलजार ने पूछा। शफकत बाबू असल में मेरे भाई का दोस्त है। वो कभी कभी पत्तों की मेरे भाई के पास आया करता था, लेकिन जब से मेरे भाई का इंतकाल हुआ है शफकत बाबू ने वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। मैं कभी कभी लाहौर आ जाता हूँ। उससे मिलने के लिए कोई खास जगह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। शफकत बाबू बहुत अच्छा और शरीफ आदमी है, गुलजार ने कहा। वो इस लैन का आदमी नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वो हाजी के जाल में कैसे फंस गया। हाजी? शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह हाजी कौन है? कमाल है, तुम ये धंधा करते हो और हाजी को नहीं जानते। वही तो बिग बॉस है। लाहौर और उसके आसपास के इलाकों का सारा बिजनेस उसी के कंट्रोल में है, लेकिन आजकल उसका सितारा गर्दिश में है। तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? सारा अखबार उसी के नाम से भरा हुआ है।
मुझे पढ़ना ही नहीं आता, शारिक ने कहा, और फिर लस्सी पीते हुए गुलदार जैसे गाग आदमी के मुंह से बातें उगलवाता रहा। उसे ये पता चल गया कि 2-3 दिन पहले हाजी उसके एक कारिंदे रब नवाज के घर पर छुपा हुआ था, फिर अचानक ही वहां से गायब हो गया। वो रब नवाज भी शायद हाजी के साथ ही है। शारिक उस शाम घर पहुंचा तो बहुत खुश था। वो सिर्फ हाजी का ठिकाना मालूम नहीं कर सकता था, ताहम गुलदार से हाजी के करीब रहने वाले चंद और आदमियों के बारे में बहुत सी बातें मालूम कर ली थी। अब शफकती ऐसा आदमी है जिसे हाजी के नए ठिकाने के बारे में मालूम किया जा सकता है। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, गुलदार से शफकत के घर का पता भी मालूम हो गया है। हम उसी मंसूबे पर अमल करेंगे जो तुमने बनाया था। ठीक है, हम रात का खाना खाने के बाद चलेंगे, समीना ने कहा। और अब वो दोनों शफकत के घर की तरफ जा रहे थे। वसनपुरा मेन रोड पर पहुंचकर उन्हें इमामदीन स्ट्रीट तलाश करने में ज्यादा देर नहीं लगी। गाड़ी उन्होंने गली के मोड़ पर सड़क के किनारे रोक ली और नीचे उतरकर गली में दाखिल हो गए। गली 10-12 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। दोनों तरफ पुरानी तर्ज के 2 मंजिला मकान थे। शारिक को गुलजार से सिर्फ गली का पता चला था। मकान का नंबर और सही लोकेशन उसने जानबूझकर दरियाफ्त नहीं की थी। गली में चंद गज का फासला तय करने के बाद शारिक ने सामने से आने वाले एक अधेड़ उम्र आदमी को रोककर शफकत बाबू के बारे में दरियाफ्त किया। वो दाईं तरफ चौथा मकान है जिसके सामने बिजली का खंभा लगा हुआ है, वही दरवाजा है, उस शख्स ने इशारे से बताया। वो भी थोड़ी देर पहले ही घर गया है। शारिक ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों आगे बढ़ गए और उस मकान के सामने रुक गए। गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। शारिक के इशारे पर समीना ने काल बैल बजा दी। सिर्फ 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। वो शफकत ही था जो उलझी हुई नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? उसने समीना की तरफ देखते हुए पूछा। अगर आप मिस्टर शफकत हैं तो हमें आप ही से मिलना है, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप हमें अंदर बैठने को नहीं कहेंगे? हम तो आपके लिए एक अहम पैगाम लेकर बहुत दूर से आए हैं। शफकत ने एक बार फिर उलझी हुई नजरों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा, फिर उन्हें रुकने का इशारा करता हुआ अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। 2 मिनट बाद दाईं तरफ बैठक का दरवाजा खुला। समीना और शारिक अंदर दाखिल हो गए। पहले समीना अंदर दाखिल हुई, फिर शारिक। शारिक ने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। बैठिए, शफकत ने इशारा किया, फिर बोला, आप लोग कौन है और किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं? जहां तक मुझे याद पड़ता है इससे पहले हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। शायद आप भूल रहे हैं, शारिक ने बराह रास्त उसकी तरफ देखते हुए कहा। हमारी एक मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो मुलाकात इतनी मुख्तसर थी कि आपने मुझे ज़हन में नहीं रखा, लेकिन मैं आपको भूला नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो वाकई मुझे याद नहीं, शफकत ने कहा। लेकिन क्या आप बताएंगे कि हमारी मुलाकात कब और कहाँ हुई? ये 2 साल पहले की बात है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। दारोगा वाला में हाजी अब्दुल्ला की कोठी में हम मिले थे, लेकिन आप थोड़ी देर बाद वहां से चले गए थे। हाजी अब्दुल्ला ने हमारा तारुफ भी कराया था। आप मेरा चेहरा भूल गए हैं, लेकिन मेरा नाम अब भी आपके जहन में महफूज है। हाजी अब्दुल्ला के नाम पर शफकत बुरी तरह चौंक गया। एक लम्हे को उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो गहरी नजरों से शारिक की तरफ देखते हुए उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मेरा ख्याल है आपने नहीं पहचाना, लेकिन नाम बता दूं तो आपको याद आ जाएगा, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम शारिक है, हाजी अब्दुल्ला का सबसे करीबी और गहरा दोस्त। शफकत का चेहरा धुआं हो गया। उसे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। बैठ जाइए मिस्टर शफकत, शारिक ने कहा। हम किसी बुरे इरादे से यहाँ नहीं आए, हमें अपना दोस्त समझिए। हमें आपकी हमदर्दी यहाँ खींच लाई है। अगर हम बुरी नीयत से आए होते तो हमारी आमद का अंदाज भी कुछ और होता। शफकत चंद में परेशान नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देखता रहा। उसकी टांगे होले होले कांप रही थी। वो दम से सोफे पर गिर गया और समीना की तरफ देखने लगा। अगर तुम शारिक हो तो ये, उसकी आवाज हल्के में अटक गई, दुरुस्त समझे। शारिक बोला, ये समीना है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। मेरा हाजी के मामला से कोई ताल्लुक नहीं, शफकत अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। जब तुम दोनों अफगानिस्तान गए हुए थे तो मैंने हाजी को बहुत समझाया था कि तुम्हारी वालदा और बहन को ना छेड़ा जाए, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और उन दोनों को जलील करके कोठी से निकाल दिया। उसका ख्याल था कि तुम दोनों भी अफगानिस्तान से मारे जा चुके होगे। उसने एक साजिश के तहत तुम लोगों को अफगानिस्तान भेजा था। हमें सब मालूम है, समीना बोली, और उसकी ये गलती उसकी तबाही का बायस बन रही है। अगर वो हमारे साथ धोखा ना करता तो। मैं जानता हूँ, शफकत बोला। धोखा, फरेब और मकारी उसकी फितरत में शामिल है। मुझे भी उसने धोखे से फांसा था। मैं आज पछता रहा हूँ कि मैंने उसकी बात क्यों मानी थी। मैं जान चुका हूँ कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं, शारिक ने कहा। आपके जानने वाले आपके किरदार की तारीफें करते हैं, लेकिन आप उसके चक्कर में कैसे फंसे थे? मैं रेलवे में गार्ड था, शफकत ने बताया। ट्रेन ड्यूटी के सिलसिले में अक्सर पिशावर आना जाना रहता था। एक मरतबा हाजी मेरे घर पर आया और मुझे पेशकश की कि अगर मैं उसका माल ले आया करूँ तो वो मुझे माकूल कमीशन देगा। मैं उस वक्त लालच में आ गया, उसके काम की हामी भर ली। मैं महीने में सिर्फ एक मरतबा उसका माल लेकर आता और मुझे कमीशन के तौर पर 3-4 लाख रुपए मिल जाते। मैं 2 साल तक उसके लिए काम करता रहा, किसी को शुबा नहीं हुआ। मैं पहले उसके मकान के एक हिस्से में किराएदार था, लेकिन 2 साल में मेरे पास इतना पैसा जमा हुआ कि मैंने ये मकान खरीद लिया और गुलबर्ग में भी 4 कनाल का एक प्लाट खरीद लिया। लेकिन एक रोज जब मैं पिशावर से खैबर मेल लेकर रवाना होने वाला था, ट्रेन पे छापा पड़ गया।
पुलिस, कस्टम्स और एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने मुश्तरका कार्रवाई की थी। किसी ने मेरे बारे में मुखबरी कर दी थी। मेरे कंपार्टमेंट की इस तरह तलाशी ली गई कि अंदर से बोगी के तख्ते तक उधेड़ दिए गए। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उस रोज मेरे पास कुछ नहीं था। ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई। इस दौरान मुझसे भी पूछताछ होती रही, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बात साबित न हो सकी। उस रोज तो मैं बच गया, लेकिन रेलवे हुकाम की नजरों में मशकूक हो गया था। मुझ पर हीरोइन की स्मगलिंग का इल्जाम तो साबित नहीं हो सका, लेकिन कुछ इल्जामात और लगाकर मुझे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। मैंने हाई कोर्ट में रेलवे हुकाम के उस फैसले के खिलाफ अपील तो कर दी, लेकिन अपने केस की बाकायदा पैरवी न कर सका और मुकदमा खारिज हो गया। उस वाक़े को 1.5 साल गुजर चुका है। इसी दौरान हाजी ने मुख्तलिफ जराए से मुझसे राब्ता रखा। वो अपने आदमियों के हाथ कभी कभी मुझे कुछ रकम भी दे भी था। मैं हाजी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर हाजी से मुलाकातें भी होने लगी और रफ्ता रफ्ता मैं उसके बारे में बहुत कुछ जान गया। हाजी की दारोगा वाला कोठी पर तुमसे बहुत मुख्तसर मुलाकात हुई थी। बाद में तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ मालूम हुआ। तुमसे दोबारा कभी मुलाकात का मौका नहीं मिल सका, लेकिन मुझे पता चलता रहता था। तुमने हाजी के लिए बहुत कुछ किया। तुम्हारे साथ समीना का नाम भी सुनने में आता रहा। तुम दोनों हाजी के सबसे ज्यादा काबिल एतमाद और खास आदमी समझे जाते थे। उससे हाजी के कुछ पुराने खिदमतगार नाराज भी हुए, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। फिर न जाने क्या हुआ कि हाजी तुम दोनों को अपने लिए खतरा महसूस करने लगा। उसने तुम लोगों को रास्ते से हटाने का फैसला किया और एक साजिश के तहत अफगानिस्तान भेज दिया। उसका ख्याल था कि तुम लोगों को अफगानिस्तान में खत्म कर दिया जाएगा तो उसके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन तुम उस साजिश से बच निकले। इसी दौरान हाजी ने तुम्हारी माँ और बहन को कोठी से निकालने का फैसला किया। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और जब उसे पता चला कि तुम लोग जिंदा बचकर अफगानिस्तान से वापस आ गए हो, तो उसने अपने तमाम आदमियों को हुक्म दे दिया कि तुम लोगों को खत्म कर दिया जाए। और उसके बाद तुम्हारे हाथों हाजी की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे वो बुरी तरह बदहवास हो गया है। कल भी तुम लोगों ने जो कुछ किया उस पर तो हाजी को पागल हो जाना चाहिए था। हाजी इस वक्त कहाँ है? समीना ने उसके खामोश होने पर पूछा। पहले वो मेरे घर पर था। बागबानपुरा वाले अड्डे की तबाही के बाद समीना ने फोन पर उससे बात की तो वो यहाँ से चला गया, बल्कि मैंने उसे खुद यहाँ से चलता किया था। शफकत चलने में खामोश हुआ, फिर बोला, दरअसल मेरी बीवी को शुबा हो गया था। मेरी भी जवान बेटियां हैं। उस रोज मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि मुझे हाजी जैसे आदमियों को अपने घर से दूर ही रखना चाहिए। इस वक्त वो कहाँ है? समीना ने अपना सवाल दोहराया। गुलबर्ग में, शफकत ने जवाब दिया। 3 दिन पहले उसके एक आदमी मकसूद ने मुझे इतला दी थी कि वो कहाँ है। दरअसल मॉन्ट्रियल से एक पार्टी माल लेने के लिए आने वाली है। वो अपने मुकामी एजेंट के जरिए मुझसे ही राब्ता करेंगे, इसलिए मुझे हाजी के ठिकाने का पता बता दिया गया था कि वो लोग आ जाएं तो मैं हाजी को इतला कर दूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हाजी उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करेगा। उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो वो मॉन्ट्रियल वालों को क्या देगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, हाजी के बारे में ये सब कुछ मैंने तुम लोगों को इसलिए बताया है कि मुझे हाजी से नफरत हो गई है, खास तौर पर उस वक्त से जब उसने तुम्हारी माँ और बहन को कोठी से जलील करके निकाला था। लेकिन तुम मेरी हमदर्दी में यहाँ आए हो, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि मुझसे क्या हमदर्दी है? आपके बारे में हमें कई रोज पहले मालूम हो गया था, शारिक ने जवाब दिया। आप एक शरीफ आदमी और धोखे और लालच में हाजी के चुंगल में फंस गए थे, जिसके नतीजे में आपको अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोने पड़े। लेकिन अब सूरत कुछ मजीद संगीन हो गई है। मसलन, शफकत ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाजी को शुबा है कि उसके अंदर का कोई आदमी उसके खिलाफ मुखबरी कर रहा है। उन मशकूक अफराद की फहरिस्त में आपका नाम भी है। 1-2 रोज में वो आपसे इस सिलसिले में पूछगिछ करने वाला है। हाजी के साथ ही में इरफान नाम का कोई आदमी है। उसके जिम्मे ये काम सौंपा गया कि जब आपको पूछगिछ के लिए बुलाया जाए तो आपकी बेटी को उठाकर ले जाए। इस तरह आप सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाएंगे। शफकत का चेहरा धुआं हो गया। शारिक और समीना उसकी हालत देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। ये समीना ही का मंसूबा था कि बेटी का नाम लेकर शफकत को दहशत ज़दा किया जाए, ताकि उसे हाजी से और नफरत हो जाए और इस तरह हाजी एक काबिल एतमाद साथी से महरूम हो जाए। शारिक का सारा दिन इसलिए फिरता रहा था कि उसे कुछ ऐसी मालूमात हासिल हो जाएं जिन्हें शफकत झूठ ना समझे। इरफान का नाम भी गुलदार से मालूम हुआ था। अब आपकी भलाई इसी में है कि किसी को बताए बगैर चंद रोज के लिए बच्चों को लेकर लाहौर से बाहर चले जाएं, शारिक ने कहा। शफकत चंद में परेशान बैठा सोचता रहा, फिर गुब्बारे की तरह फट पड़ा। हाजी के खिलाफ कुछ बातें वो पहले ही बता चुका था, लेकिन अब वो कुछ ऐसी बातें भी बता रहा था जो शारिक और समीना के लिए सनसनीखेज इंकशाफात की हैसियत रखती थी। हम आपके साथ हैं, समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप एहतियातन बच्चों को लेकर चंद रोज के लिए शहर से बाहर चले जाइए। शफकत इस तरह खामोश बैठा था जैसे उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई हो। और फिर समीना के पूछने पर उसने गुलबर्ग में फारूक अहमद की कोठी का पता और फोन नंबर भी बता दिया। समीना और शारिक शफकत के मकान से निकले तो 11:30 बज चुके थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। घर पहुंचने में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। समीना जाते ही टेलीफोन के करीब बैठ गई। उसने फोन का रिसीवर उठाया और शफकत का दिया वो नंबर मिलाने लगी। तीसरी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई और एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? हाजी अब्दुल्ला से बात करनी है, समीना ने कहा।
यहाँ कोई अब्दुल्ला नहीं रहता, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। आवाज में ऐसा तासर था जैसे वो औरत हाजी अब्दुल्ला का नाम सुनकर चौंक गई हो। अगर तुम्हारे यहाँ कोई हाजी अब्दुल्ला नहीं है, तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? समीना ने कहा और एक लम्हे की खामोशी के बाद किसी कदर दुष्ट लहजे में बोली, हाजी को फोन पर बुलाओ 1 मिनट के अंदर अंदर। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, अलबत्ता खुसर पुसर की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, तुम किससे बात करना चाहती हो? यहाँ हाजी अब्दुल्ला नाम का कोई आदमी नहीं रहता। तुम गालिबन फारूक अहमद बोल रहे हो, समीना दुरुस्त लहजे में बोली। मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी कोठी में कौन कौन मौजूद है। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर हाजी अब्दुल्ला को फोन पर नाम बुलाया तो तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? दूसरी तरफ से उसकी बात काट दी गई। सिर्फ नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अगर तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो हाजी अब्दुल्ला को बताओ कि समीना बात करना चाहती है। और फिर यूं लगा जैसे दूसरी तरफ बात करने वाले के हाथ से रिसीवर छूट गया हो। बेल पर रिसीवर गिरने की आवाज समीना की समाज से टकराई थी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कोठी के नीचे वो तय खाना बहुत गंदा था। फर्श पर गर्द की तह जमी हुई थी। एक तरफ टूटी हुई कुर्सियां और दूसरे काठ कबार का ढेर लगा हुआ था। कार की 2 सीटें भी पड़ी हुई थी जिनके कुशन फटे हुए थे, उन पर भी गर्द की तह जमी हुई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि इस तह खाने को अरसे से इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस वक्त तह खाने में हाजी अब्दुल्ला के साथ इरफान, दिलावर और रब नवाज भी मौजूद थे। हाजी की बंद रोड वाली कोठी के तीनों मुहाफिज अल्लाह दीता, कादर, गुलाम रसूल फर्श पर पड़े हुए थे। उन तीनों की हालत देखकर लगता था कि उनकी अच्छी खासी खातिर की जा चुकी है। गुलाम रसूल दोनों हाथों से अपनी दाईं टांग पकड़े बैठा था। गालिबन पिंडली की हड्डी टूट गई थी। उसके चेहरे पर बेपनाह कर्ब के आसार थे। हाजी अब्दुल्ला के हाथ में कुर्सी का एक टूटा हुआ पाया था। रब नवाज के हाथ में बैद की लचकदार छड़ी थी। हाजी अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर अल्लाह दीता के पहलू में जोरदार ठोकर दे मारी। तुम्हारी आवाज इस तय खाने से बाहर नहीं जाएगी, हाजी अब्दुल्ला ने चीख कर कहा। तुम लोगों की जबानें खुलवाने के लिए ये 3 बंदे काफी हैं, मगर मेरे कलेजे में आग लगी हुई है। तुम लोगों की वजह से मुझे जो नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी तो तुम तीनों की आने वाली 7 नस्लें भी नहीं कर सकेंगी। इसलिए मैं तुम्हारी आने वाली नस्लें ही खत्म कर दूंगा। मैं खुद तुम लोगों से पूछूंगा कि वो लोग वहाँ कैसे पहुंचे थे। बताओ, जल्दी बता, शारिक और उसके साथी वहाँ कैसे पहुंचे थे और उन्हें तय खाने का रास्ता किसने बताया था? जल्दी बोलो। ये तय खाने का रास्ता हमने नहीं बताया हाजी जी, अल्लाह दीता की किया। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि वो कौन लोग थे। वो 6-7 आदमी थे हाजी जी। तेज बारिश में वो अचानक ही दीवार कूद कर अंदर आ गए थे। उन्होंने हमें राइफलों की जद में ले लिया और हम कुछ भी नहीं कर सके थे। कुछ भी नहीं कर सके थे। हाजी ने लकड़ी से उसे एक और जोरदार ज़रब लगाई। तुम्हारे पास भी बंदूकें थी, तुम लोगों ने फायर क्यों नहीं किया? उन्हें मार क्यों नहीं दिया और खुद क्यों मर गए बेगैरतों? उसने 2-4 ज़रबें लगाई, फिर बोला, बात वो नहीं जो तुम मुझे बता रहे हो, मैं सच सुनना चाहता हूँ। बताओ वो लोग अंदर कैसे आए थे? मैं सच कह रहा हूँ हाजी जी, अल्लाह दीता तकलीफ जब्त करते हुए कहा। हाजी ने उसके ठोकरों की बारिश कर दी। वो हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी से भी ज़रबें लगा रहा था। अल्लाह दीता फर्श पर लूटते हुए बुरी तरह चीख रहा था। हाजी अब्दुल्ला रुक गया, वो हाँप रहा था। उसने रब नवाज को इशारा किया। रब नवाज ने बैद की लचकदार छड़ी से अल्लाह दीता पर बारिश कर दी। अल्लाह दीता की कमीज फट गई, जिस पर जहाँ भी छड़ी पड़ती खाल उधड़ जाती। दिलावर और इरफान भी आगे बढ़ आए और वो भी अल्लाह दीता पर डंडों की बारिश करने लगे। अल्लाह दीता का सर फट गया था जिससे खून बहने लगा था। कादर और गुलाम रसूल के चेहरे खौफ से धुआं हो रहे थे। अल्लाह दीता को पिटते देखकर उनके दिल कांप रहे थे। अल्लाह दीता खासा सख्त जान साबित हुआ था, लेकिन फिर भी ज्यादा देर तक वो उस तशद्दुद का मुकाबला ना कर सका और बेहोश हो गया। सर के अलावा जिस्म के 2-3 हिस्सों से भी खून बह रहा था। तुम्हारा क्या इरादा है ओए? हाजी अब्दुल्ला कादर की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं बताता हूँ जी। कादर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। शाबाश। हाजी अब्दुल्ला उसे ठोक कर मारते हुए बोला, अकलमंद लगते हो, मगर मैं सच जानना चाहता हूँ। अगर एक लफ्ज़ भी झूठ साबित हुआ तो तुम्हारी बोटियां काट कर फेंक दूंगा। मैं बिल्कुल सच बताऊंगा हाजी जी। कादर ने बदस्तूर हाथ जोड़े रखे थे। वो चंद में खामोश रहा, फिर बताने लगा कि किस तरह वो बंजारे बारिश से बचने के लिए अहाते के अंदर आए थे। वो बंजारने बड़ी खूबसूरत थी जी, वो कह रहा था। उनमें से एक बंजारन पानी लेने के लिए आया करती थी और ये अल्लाह दीता उससे छेड़छाड़ किया करता था। जब बारिश तेज हुई तो अल्लाह दीता ने उस बंजारन और उसके सारे साथियों को अंदर आने की इजाजत दी थी। मैंने इसकी मुखालफत की थी और फिर ये कहा था कि अगर इन्हें अंदर आने दिया तो इन्हें बरामदे में ही बिठा दिया जाए, मगर इस पर तो हवस सवार थी। इसने ना सिर्फ कॉटेज का दरवाजा खोल दिया बल्कि उनके बंदों के लिए कमरों के दरवाजे भी खोल दिए थे। अब गुलाम रसूल से पूछ लें जी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बोला, हमें नहीं मालूम था कि वो कौन लोग हैं। हम उन्हें बंजारे ही समझे थे जो कई रोज ही आते के सामने बंद रोड की दुकान पर डेरा डाले हुए थे। अंदर आकर उन्होंने अचानक ही पिस्तौल निकाल लिए थे और उनमें से एक लड़की ने बताया कि वो समीना है। एक आदमी के चेहरे से नकली मूंछ उतर गई और अल्लाह दीता ने उसे पहचान लिया था। वो थानेदार उस्मान था। अल्लाह दीता ने उसे काबू करने की कोशिश की थी, मगर पिस्तौल चल गया और थानेदार उस्मान मर गया। उसके बाद उन्होंने हमें रस्सियों में बांध दिया था। शारिक भी था? हाजी ने पूछा। नहीं जी,
उनके साथ शारिक नहीं था। कादर ने नफी में सारी लाया। ये तय खाने का रास्ता किसने बताया था? हाजी ने दूसरा सवाल किया। अल्लाह दिता ने जी, कादर ने जवाब दिया। मेरी तरफ से तुम सबको हुक्म मिल चुका था कि किसी अजनबी को करीब भी ना फटकने दिया जाए, और ये तो खास तौर पर कहा गया था कि खूबसूरत औरतों पर निगाह रखी जाए। तुम लोगों ने मेरा हुक्म नहीं माना। हाजी ने कहा, गलती हो गई जी। कादर कहते हुए उसके पैरों पर गिर गया। इस मर्तबा माफ कर दें जी, आइंदा तुम लोग आइंदा कोई गलती करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, हाजी ने कहा और कादर पर ठोकरें बरसाने लगा। उसी वक्त तय खाने का सीढ़ियों वाला दरवाजा खुला और फारूक अहमद अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। क्या बात है फारूक अहमद, तुम बदआवाज क्यों हो रहे हो? हाजी ने उसे घूरा। कोठी पर पुलिस ने दावा बोल दिया है क्या? नहीं हाजी जी। फारूक अहमद की आवाज भी कपकपा रही थी। अल्लाह दिता और उसके साथियों की हालत देखकर वो कुछ और भी खौफजदा हो गया था। आपके लिए फोन आया है, उसने रुक रुक कर कहा। शफकत का फोन होगा, शायद मॉन्ट्रियल वाले आ गए होंगे। तुम चलो, मैं अभी ऊपर आता हूँ। हाजी बोला। नहीं हाजी जी, शफकत का फोन नहीं, फारूक ने कहा। उसकी आवाज बदस्तूर कपकपा रही थी। तो फिर किसका फोन है? हाजी ने उसे घूरा। वो अपना नाम समीना बताती है, फारूक ने रुक रुक कर कहा। क्या बकते हो? हाजी धाड़ा। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? पता नहीं, फारूक बोला। आप चलकर बात कर लें। उसने कहा था कि वो जानती है कि आप यहाँ हैं। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आपको फोन पर ना बुलाया गया तो हमें कहीं और छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चलो मैं बात करता हूँ उस हरामजादी से, हाजी ने कहा और फिर इरफान और रबनवाज की तरफ देखते हुए बोला। तुम जरा इन्हें बताओ ना कि हुक्म अदूली का मतलब क्या होता है। मैं उस हरामजादी से बात करके आता हूँ। हाजी फारूक के साथ ऊपर आ गया। ड्राइंग रूम में रोना भी खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी हवाइयां सी उड़ी हुई थी। टेलीफोन का रिसीवर एक तरफ रखा हुआ था। हाजी ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया और कुत्ते की तरह गुर्राते हुए बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादी। तुम एक बार बस मेरे हाथ आ जाओ। ऐसा मौका भी जल्दी आने वाला है हाजी। दूसरी तरफ से समीना की पुरसुकून आवाज सुनाई दी। उसने हाजी की बात काट दी थी। हमारी और तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करो। मेरा ख्याल था कि तुम हिरवन के तालाब में गोते लगाकर पागल हो चुके होगे, लेकिन मालूम होता है अभी तुम्हारे पागल होने में कुछ कसर रह गई है और हम चंद रोज में ये कसर भी पूरी कर देंगे। तुम्हारी ये हसरत कभी नहीं पूरी होगी, हाजी गुर्राया। मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक हूँ। तुम मुझे माली नुकसान पहुंचा सकती हो, लेकिन मेरे करीब नहीं आ सकती। ये तो पता चल गया कि तुम वाकई आईनी आसाब के मालिक हो, लेकिन मैंने भी अहद कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दूंगी। मैं जब चाहूँ तुम्हें मौत के घाट उतार सकती हूँ। इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि मुझे तुम्हारे हर ठिकाने का पता चल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि अपनी आंखों से अपनी तबाही के मनाजिर देख सको। और एक बात जहन में रखना पाजी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे इस ठिकाने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, पुलिस को भी नहीं। तुमने मेरा क्या बिगाड़ दिया जो पुलिस बिगाड़ लेगी? हाजी ने चीखते हुए कहा। हाँ, इस हिसाब से तो तुम्हारा वाकई कुछ ना बिगड़ा कि तुम्हारे हाथ पैर अभी सलामत है। वैसे मैं वादा कर चुकी हूँ कि तुम्हारे इस ठिकाने के बारे में पुलिस को इतला नहीं दूंगी। और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास अब कोई जगह नहीं रही। तुम्हें एक ना एक रोज सड़कों पर आना ही पड़ेगा, मुकाबला करने के लिए नहीं, भीख मांगने के लिए। समीना ने कहा, काश तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें बताता कि मेरे हाथ भीख मांगने के लिए उठेंगे या तुम्हारा गला घूंटने के लिए। हाजी चीखा। तुम्हारे हाथों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि किसी का गला घूंट सको। तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। और हाँ, जरा अपने दोस्त से बात कर लो। चंद में खामोश रही और फिर रिसीवर पर शारिक की आवाज सुनाई दी। अपनी कमीनगी का तमाशा देख लिया हाजी। अगर तुम शराफत का सबूत देते तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। क्या तुम समझते हो कि मेरे इंतकाम से बच जाओगे? हाजी गुर्राया। मैं तुम्हारी बोटियां काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। तुम्हारा वो अशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा हाजी, शारिक ने जवाब दिया। अब तक जो कुछ भी किया है समीना ही ने किया है। मैं तो एक गोशे में बैठा हुआ हूँ और जिस दिन मैं मैदान में आ गया उस दिन तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और अब मैं ज्यादा देर तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम इसी तरह चीखते रहे तो तुम्हारे फेफड़े फट जाएंगे। हाजी चीख दाड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई थी। हाजी को जब लाइन बेजान होने का एहसास हुआ तो उसने भी गुस्से से रिसीवर पटक दिया। करीब खड़ी हुई रोना खौफ ज़दा होकर उछल पड़ी थी।